ये कहानी कमलपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रमेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ सरला और 2 बच्चे थे, बेटा मनु और बेटी चीकू। रमेश रोज तालाब में मछलियां पकड़कर उन्हें बेचता था, लेकिन कमाई बहुत कम हो पाती थी। घर किसी तरह से ही चल रहा था। गांव में एक ही तालाब था, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। एक दिन रमेश थका हारा और मायूस होकर घर आया। उसने दरवाजे पर खड़ी सविता से कहा, सविता, आज भी बहुत कम मछलियां मिली। पूरे दिन की मेहनत के बाद केवल थोड़े से पैसे आए हैं। उन्हीं से मैं आटा और थोड़ी धनिया मिर्ची ले आया हूं। तुम आज चटनी ही बना लो और रोटियां बना देना। आज हम उसी से काम चला लेंगे। सविता ने बिना शिकायत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, ठीक है रमेश, जितना है उसी में हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। चिंता मत करो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। बिस्तर पर बैठी रमेश की माँ सरला बोली, हाँ बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस हिम्मत मत हार माँ। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ा ज्यादा मछलियां मिल जाएं। रमेश की बूढ़ी माँ ये सब सुन रही थी। वो धीरे से बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तू बस मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते, भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। तभी सविता रसोई से बाहर आती है। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा होते हैं। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगाती हूँ। रमेश थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। उसे उम्मीद रहती है कि जल्दी जाएगा तो शायद मछलियां मिल जाए, लेकिन तालाब पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। वहां पहले से ही कई मछुआरे मौजूद थे। तभी राजू, उसी गांव का मछुआरा, रमेश के पास आता है। रमेश भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, तालाब में मछलियां ही कम है, ज्यादा भला कहां से मिलेंगी। मुझे तो लगता है कि हमें ये तालाब छोड़कर कोई दूसरा तालाब देखना पड़ेगा। हाँ राजू, ये तो ठीक है, पर तू भी जानता है कि आसपास के गांव में बस एक ही तालाब है। हाँ भाई, ये भी सही है, पर अगर ऐसा ही रहा ना तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। रमेश ने गहरी सांस ली और आशा में अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में भी 3-4 मछलियां ही फंसी थी। वो बहुत निराश था। मायूसी के साथ वो बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी उसे पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद कर ले आया और अपनी पत्नी को थमाते हुए बोला। उसके बाद रमेश अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए उनसे बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिताजी का और मीरा दोनों का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा ही होगा, बस तू निराशा को अपने गले से मत लगने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। रमेश अपनी माँ की गोद में सर रखकर आराम करने लगा। बूढ़ी माँ भी रमेश के सर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, रमेश जब घर आया तो उसकी पत्नी सविता ने उसे बताया, अजी सुनते हैं, माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। यह सुनकर रमेश बहुत परेशान हो गया और बोला, सविता, तुम तो जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? अजी आप इतनी चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली सीमा दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे 500 रुपए, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ।
बड़े बूढ़ों का सर पर साया होना बहुत जरूरी होता है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी हो। रमेश वो पैसे ले लेता है और इसके बाद दवाई लेकर रमेश घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि सविता पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है मेरे इलाज के लिए। तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान मत हो बेटा। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब चलो, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, बल्कि ये दवाइयाँ खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। रमेश की माँ रमेश के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और दवाई खा लेती है। फिर रमेश की माँ सो जाती है। सुबह के लगभग 11 बज चुके थे। सविता चीकू से बोलती है, चीकू बेटा, दादी अब तक उठकर कमरे से बाहर नहीं आई हैं। जरा तू जाकर देख तो कि दादी अभी तक क्यों नहीं उठी हैं। उन्हें जगाकर बाहर ले आ और बेटा तब तक मैं सब लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दादी को लेकर आती हूँ। चीकू दादी के कमरे में जाती है तो देखती है कि दादी आंखें बंद करके सो रही है। चीकू उन्हें बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी नहीं जागती। उठो दादी माँ, बहुत देर हो गई है। माँ तुम्हें बुला रही है। आप ही तो बोलते हो कि अच्छे लोग ज्यादा देर तक नहीं सोते। सुबह उठना अच्छा होता है। दादी माँ उठो ना, दादी माँ। जब चीकू के बहुत उठाने पर भी उसकी दादी माँ नहीं उठती, तब वो अपनी माँ से आकर कहती है, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत जगाया। सविता ने माँ जी के कमरे में जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी। रमेश ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब रमेश जब भी अपने घर में बैठा होता तो अपनी माँ के कमरे को देखकर बहुत दुखी होता। एक दिन रमेश सविता से बोला, सविता, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। ऐसा करो कि इस कमरे को बंद कर दो। हाँ जी, आप सही कहते हैं। मैं भी इस कमरे को बंद कर देती हूँ। इस कमरे को देखती हूँ तो माँ जी की बहुत याद सताती है। फिर सविता उस कोठरी को बंद कर देती है। रमेश की माँ के देहांत को अब लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था। रमेश के हालात अब भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो परिस्थितियों से जूझ रहा था। एक दिन रमेश सविता से बोला, सविता, मुझे लगता है कि मुझे अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे तो अपना घर भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। अगले दिन रमेश अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो कई जगह काम तलाशता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वो अपने घर की तरफ निराश होकर लौट रहा था। तभी उसे राजू दिखाई देता है, जो एक किराने की दुकान पर बैठा हुआ था। राजू ने जैसे ही रमेश को देखा तो उसे आवाज लगाई, रमेश भाई, अरे ओ रमेश भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या बताऊं राजू भाई, मैं अपने लिए काम ढूंढने गया था, लेकिन मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हाँ रमेश भाई, मछलियों में तो अब कोई फायदा नहीं रहा, इसीलिए मैंने भी मछलियों का काम छोड़कर सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब मैं यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है राजू भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रमेश घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला, सविता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अब क्या करूं। हाँ जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, परंतु इतना मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। हाँ, बताओ ना, क्या बात है। हाजी, जब मैं अपने मायके में थी तो बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। सारे मोहल्ले वालों को मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। अगर आप कहे तो मैं घर से समोसे बनाकर दे दिया करूंगी और आप उन्हें तलकर बेच दिया करना। वैसे भी हमारे पूरे गांव के अंदर कोई समोसे की दुकान नहीं है।
आपके समोसे बहुत बिकेंगे। बस हमें एक कोशिश करने की देर है। अगर आप कहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। बिकेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता सविता, लेकिन ठीक है, तुम मुझे समोसे बनाकर दो और मैं उसे बेच कर देखता हूँ। लेकिन सविता, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही। फिर सविता थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देती है। नहीं नहीं सविता, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है। और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ और जाए। इस तरह सविता जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के रमेश मंगलसूत्र बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीजें खरीद कर ले आता है और सविता से कहता है, देखो सविता, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बना कर दे दो और मैं तल कर बेचता हूँ। तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। रमेश ठेला लेने के लिए चला जाता है। इधर सविता ने सारी चीजें किचन में जमाई और समोसे बनाने शुरू कर दिए। रमेश ने समोसे की दुकान लगाई और आवाज लगाने लगा, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही रमेश के समोसे खाने आ रहे थे। रमेश को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी। रमेश जब शाम को घर पहुंचा तो सविता से बोला, सविता, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है, वैसे तो लगता नहीं है घर का खर्चा चलेगा। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी रमेश की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन शामू शाम को घर आया और सविता से बोला, सविता, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रमेश ने कोठरी खोली और माँ के पलंग पर जाकर लेट गया। उसके बाद रमेश को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ नजर आई जिसकी गोद में वह सोया हुआ था और रमेश की माँ उससे कह रही थी, रमेश बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारे समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी तुम्हारी ये माँ। रमेश जैसे ही जागा उसने सविता को सारी बातें बताई और सविता ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन रमेश ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक रमेश के सारे समोसे खत्म हो गए। रमेश बहुत खुशी से घर आया और सविता से बोला, तुम्हें पता है सविता, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। सविता भी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर वो लोग कोठरी में गए तो देखा कि कोठरी में आलू की बोरियां भरी की भरी पड़ी थी और समोसे तलने का तेल भी बिल्कुल उतना ही था जितना पहले था। वो समझ गए कि इसके पीछे उनकी माँ का आशीर्वाद है। लगभग 1 महीना बीत चुका था। रमेश की दुकान दिन पर दिन बहुत अच्छी चलती जा रही थी। रमेश को पता नहीं था, लेकिन आते जाते राजू रमेश की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल बुन रहा था। एक दिन राजू अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रमेश के पास काम नहीं था
और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? ये तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो आज मैं भी एक खाकर देखता हूं। राजू रमेश की दुकान पर जाता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। हाँ हाँ राजू भाई, क्यों नहीं। राजू ने रमेश के समोसे खाए और मन ही मन बोला, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। और ऐसा सोचकर राजू वहां से चला गया। अब राजू रोज रमेश के समोसों को बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रमेश के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। एक दिन राजू रमेश के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने रमेश को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुप कर सुनने लगा। सविता, अगर इस कोठी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। ये सब सुनकर राजू सारी बात समझ गया और अपने मन ही मन बोला, अच्छा, तो रमेश की कामयाबी का ये राज है। रमेश अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। न कोठरी रहेगी और ना ही रमेश कामयाब होगा। अगले दिन राजू ने रात को चोरी से रमेश की कोठरी में आग लगा दी और चुपचाप वहां से भाग गया। रमेश की कोठरी धू धू करके जलने लगी। रमेश अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी रमेश के पास आए और बोले, अरे भाई रमेश, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी रमेश को लेकर अपने साथ घर चला गया। दूसरे दिन मुखिया कहीं घूमने गया था। जब वो वापस आया तो वो रमेश से बोला, अरे भाई रमेश, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उस पंचायत में आओ। मैं वही बताऊंगा कि आग किसने लगाई है। हाँ सीमा मौसी, जरा आप बताओ तो कि आपने क्या देखा था, किसने रमेश के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं सविता के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को रमेश के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल रमेश के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो राजू ही था। क्यों भाई राजू, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। राजू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तब मुखिया बोला, तो ठीक है, राजू को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो राजू, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। तभी रमेश बोला, नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूँ कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूँ। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह रमेश ने राजू को माफ कर दिया। रमेश ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया
और जहां पर उसकी मां की कोठरी थी वहां पर फिर से कोठरी बना दी और फिर बाद में राजू को अपने यहां काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी।